ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो क्या कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करें या आगे थ्योरी कराऊं, क्या कहते हो? बताओ। टेस्टिंग का प्रॉब्लम ट्राई किए, उसमें कुछ डाउट है? कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे। कोई डाउट नहीं है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे जो नेट वाले बच्चे हैं, अभी आपको कि स्टैटिस्टिक्स तो गेट में भी, क्योंकि जो नेट दे रहे होंगे गेट भी देंगे, क्योंकि अगर आपका पीएचडी पर्पस है तो, क्योंकि नेट वाले जो हैं बाकी, तो मतलब ये सब सिलेबस तो नेट में भी है, जो गेट में है वो सब नेट में है। तो ये कंप्लीट कर लो, उसके बाद मैं नेट में अलग से एक बार ये हो जाएगा, तो नेट में सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो लोग बाकी प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करते रहो, डाउट क्लास में ज्वाइन कर सकते हो, या अलग से हम डाउट क्लास भी रख सकते हो, या अलग जैसे मैं पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते थे, हमने डिस्कस किया रैंडम वेरिएबल का, जॉइंट का, लिमिट थ्योरम का, ये सब प्रॉब्लम डिस्कस किया नेट बैच में। तो वैसे ही बाकी टॉपिक का भी डिस्कस करेंगे नेट का। अभी मैं गेट का करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये नेट में भी है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टोकेस्टिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है बताइए जी। सो स्टोकेस्टिक मतलब रैंडम, ठीक है ना। तो स्टोकेस्टिक और रैंडम है ना, कहीं कहीं देख तो आप, जैसे हम बोलते हैं ना इंडिपेंडेंट, ये स्टोकेस्टिक इंडिपेंडेंट ऐसा लिखा रहता है। तो स्टोकेस्टिक ऐसे मतलब तो रैंडम है, ठीक है ना। सो रैंडम प्रोसेस है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। सो इसका डेफिनेशन पता है किसी को क्या होता है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस? हाउ डू यू डिफाइन स्टोकेस्टिक प्रोसेस को? आप डिफाइन कैसे करोगे? व्हाट इज डेफिनेशन? हाँ random हाँ variable, जी। collection of random variables. हाँ, कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ओवर सम सेट टी हम लेते हैं ना हम लोग, जैसे तो कलेक्शन एक्स टी सच दैट टी बिलोंग्स टू सम सेट कैपिटल टी इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक प्रोसेस, है ना। स्टोकेस्टिक प्रोसेस सिंपल। अब ये टी क्या है? सो वेयर टी इज कॉल्ड, टी को आप लोग क्या बोलते हैं? टाइम या टाइम स्पेस? सेम ही चीज़, आप टाइम बोलो या टाइम स्पेस बोलो ना। तो टी इज कॉल्ड मतलब नाम बोला जाता है ना। टी इज कॉल्ड, एक टी एक सेट है जिसमें ये इंडेक्स है ना, या इंडेक्स सेट, आप कुछ बुक में आप देखेंगे इंडेक्स सेट लिखा रहता है ना। या कुछ जगह आपको बुक में टाइम स्पेस भी मिलेगा। ये चीज़ है, तो इंडेक्स सेट है। अब जैसे एग्जांपल के लिए टी अगर डिस्क्रीट है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं टी को कंसीडर कर लेता हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका क्या बन जाएगा? कलेक्शन एक्स, x1, x2, xn। सो दिस इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो इंडेक्स है 1 2 3 4 5, या इसको हम शॉर्ट में लिखे, तो दिस इज समथिंग। तो हालांकि मुझे सेट लिखने के बजाय, हाँ ठीक है ऐसे, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स टी सच दैट टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टी, इस केस में हम लोग एन ही लिख देते हैं इसको, है ना। तो हम लोग टी लिखने के बजाय ऐसा ही लिख देते हैं कि ये एक्स एन है। सो वी राइट इट इज़ एक्स एन, जहाँ एन नेचुरल नंबर है ना। तो ये चीज़ है। तो ये आपका स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हो गया, x1 x2 x3 x4 xn एंड सो ऑन। तो इस तरह से टी हो सकता है, मैंने यहाँ पे काउंटेबल लिया, टी फाइनाइट भी हो सकता है। अगर टी मान लीजिए आपके पास है, अगर दूसरा में टी अगर सेट है 1 2 3, तो ये सेट हो जाएगा x1 x2 x3, ऐसा बन जाएगा ये, है ना। तो इस तरह से होगा। तो ऐसा भी हो सकता है। टी ऐसा भी हो सकता है कि टी आपका जो है ये सेट है 0 से इन्फिनिटी, ऐसा भी। तो ये भी स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो ये भी एक स्टोकेस्टिक The प्रोसेस PDF put- है ना। तो इस तरह से टी कुछ भी हो सकता है। टी में भी फाइनाइट सेट, काउंटेबली इन्फिनाइट सेट, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है ना। आप जानते हैं कि जो काउंटेबल सेट्स होते हैं, काउंटेबल मतलब फाइनाइट और काउंटेबली इन्फिनाइट, तो उसको हम डिस्क्रीट सेट भी बोलते हैं। काउंटेबल सेट को डिस्क्रीट सेट कहते हैं, अनकाउंटेबल सेट को कॉन्टिन्यूअस सेट कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है ना। डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो ये जो है
इसको यहाँ पे ये एक दिस इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, ये अनकाउंटेबल सेट है, तो इसको बोलेंगे दिस इज कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये बोलते हैं ना जी, कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। जैसे हमने टी कंसीडर किया था, तो ये तीसरा एग्जांपल, जैसे ये जब आप ये कंसीडर करते हो कि टी को जब हम लेते हैं, जैसे ये वाला सेट लिया था, ये दोनों जो एग्जांपल थे, दिस वाज डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, ये जो सिलेबस में नाम लिखा हुआ है, ये मार्कोव चेन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। मार्कोव चेन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस, बहुत मतलब समझो कि सेट है, ये क्लास है, बहुत लार्ज क्लास है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर केसेस है। मार्कोव चेन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। फिर इधर आप जो देखते हो पॉइजन प्रोसेस, ये एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। ये जो आप बर्थ डेथ प्रोसेस देखते हो, ये भी कहीं ना कहीं स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। ब्राउनियन मोशन, ये भी एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। तो स्टोकेस्टिक प्रोसेस के अंदर ही आता है मार्कोव चेन, एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है। इधर पॉइजन प्रोसेस स्टोकेस्टिक प्रोसेस होगा, बर्थ डेथ प्रोसेस हो गया, प्योर बर्थ प्रोसेस हो गया, प्योर डेथ प्रोसेस हो गया, ब्राउनियन मोशन हो गया। दीज आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ये है अंडर सम डिफरेंट अजम्पशंस ऑन टी और रेंज, है ना। तो एक तो जैसे हमने टी की बात की अभी, तो टी के अकॉर्डिंग आपने क्या देखा कि जैसे टी के अकॉर्डिंग या तो जैसे हम क्या लिखते हैं, जैसे अभी मैंने लिखा डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ये है। तो इसमें सिंपल ये था कि इफ टी इज काउंटेबल सेट, इफ टी इज काउंटेबल सेट, देन द सेट या कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स xt where t belongs to this is called discrete time stochastic process। ठीक है ना। एंड फिर से वही, जैसे अगर t आपका तो जैसे डिस्क्रीट को हटा के हम यहाँ रख दें कॉन्टिन्यूअस, है ना। सो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो यहाँ पर टी क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा, अनकाउंटेबल सेट। देन xt इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका टाइम के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन। एक आता है क्या, स्टेट स्पेस। ये क्या होता है, स्टेट स्पेस, एक वर्ड आता है ना, स्टेट स्पेस। सो व्हाट इज स्टेट स्पेस? ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी होता है ना वो, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, एक्स टी, जो हमने लिया था। जी, जो एक्स टी यहाँ पे रेंज, जैसे हम रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे, तो जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें ये बोलते थे कि जो एक्स का रेंज है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। वहाँ पे बोलते थे ना कि जहाँ पे पीडीएफ पॉजिटिव या पीएमएफ पॉजिटिव हो वो सपोर्ट है, या रेंज पहले फाइंड कर रहे थे हम लोग। रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन फ्रॉम ओमेगा टू आर, तो एक्स की जो पॉसिबल वैल्यू होगी रेंज ऑफ एक्स होगी, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स टी का जो रेंज है, हाँ, तो मतलब ये है, जैसे मैं बोलूँ कि अ सेट एस, है ना, इज कॉल्ड स्टेट स्पेस। क्या नोटेशन लिखते हैं ये लोग, एस लिखते हैं कुछ और लिखते हैं? तो स्टेट, है ना, तो नोटेशन एक्स ऑफ टी लिखते हैं ना, एक्सोटिव का सेट है वो। तो जैसे ये तो आपका ये है ना, मैं बोल रहा हूँ अरे क्या होगा स्टेट स्पेस, एक्स टी बिलोंग्स टू एस ना, ये ना, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू टी, यही है। तो एस इज कॉल्ड
क्या बोलते हैं इसको आप, स्टेट स्पेस, यही है ना जी। सो यहाँ पे एक तो हो गया फैमिली ऑफ रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ठीक है। बाकी सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स टी इज कॉल्ड स्टेट स्पेस, वही है ना, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स टी इज कॉल्ड स्टेट स्पेस, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जैसे एक्स टी बिलोंग्स टू दिस, तो या तो मैं ऐसे लिखूं फॉर्मली कि लेट एस बी अ सेट सच दैट x be a s be a set such that xt belongs to s for all t belongs to t, then s is called state space of stochastic process, है ना, स्टेट स्पेस, या ऐसे भी लिख सकते हैं एस इज अ सेट ऑफ, है ना, जो रेंज है, रेंज ऑफ एक्स टी, है ना, दैट इज एस इज range of xt, you know random variable is a function that associate sample space to real number, है ना, और ये जितने भी xt है सेम प्रोबेबिलिटी स्पेस पे डिफाइंड होगा ना। तो यहाँ पे रेंज जो होगा xt, है ना, यही है फॉर ऑल t बिलोंग्स टू t, ये चीज़ है, दिस कॉल्ड स्टेट स्पेस। तो ये कुछ टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है। अब अगेन ये स्टेट स्पेस एक सेट है, तो ये डिस्क्रीट हो सकता है या कॉन्टिन्यूअस हो सकता है ना। तो फर्दर क्या होता है, तो एस में भी डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यू, यहाँ दो सेट है, एक टी सेट है जिसको टाइम बोलूंगा या टाइम स्पेस बोल सकते हैं, और एस है स्टेट स्पेस, ठीक है ना। तो इन दोनों पे टी में भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस मतलब काउंटेबल और अनकाउंटेबल, एस में भी डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस मतलब काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे ये है कि जैसे रिमार्क हमने लिखा है टी में बी डिस्क्रीट सेट और कॉन्टिन्यूअस सेट, है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट, ये है। एंड दूसरा पार्ट ये है कि एस में बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट, अभी के लिए ठीक है जी। तो सो फर्दर क्लासेस अभी टी के अकॉर्डिंग मैंने डिफाइन किया था, डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस। वैसे ही मान लीजिए एस डिस्क्रीट है तो उसको आप क्या बोलते हैं ना, क्या नाम है, एस अगर डिस्क्रीट है तो हम क्या नाम देंगे इसका, डिस्क्रिप्टेड। चेन बोलते हैं उसको, हाँ चेन भी बोल सकते हैं। सो जनरली वो चेन होता है, आगे जाके आएगा, या चेन जैसे आप सिंपल जैसे चार कैटेगरी में लोग डिफाइन करते हैं कि फर्दर जो एक्स टी है ना आपके पास, जैसे हम ये कह रहे हैं एक्स टी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू कैपिटल टी, यही है ना। तो जैसे इसमें हम कह रहे हैं फर्दर कैटेगरी क्या है, तो एक कैटेगरी है कि ऐसा हो सकता है डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, और चार कैटेगरी हो सकती है ना। दूसरा हो सकता है कि डिस्क्रीट टाइम कॉन्टिन्यूअस स्टेट स्पेस, ये होगा। एंड तीसरा है कॉन्टिन्यूअस टाइम डिस्क्रीट स्टेट स्पेस, एंड चौथा कैटेगरी है कॉन्टिन्यूअस टाइम कॉन्टिन्यूअस स्टेट स्पेस, यही ना। तो ये चार कैटेगरी हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। ओके जी, तो
एक वर्ड आगे यूज़ होगा, ये तो चलो ये हो गया। जैसे हम आगे हालांकि यूज़ करेंगे, जैसे ब्राउनियन मोशन हो गया, ये इन सब में आएगा। या सर वो डिस्क्रीट टाइम और उसका कंटिन्यूस स्टेट पेस होता है, उसका एग्जांपल एक बता दीजिए ना। डिस्क्रीट टाइम और डिस्क्रीट टाइम और उसका जो कंटिन्यूस स्टेट होता है वो। कंटिन्यूअस स्टेट। हाँ, तो स्टेट ऐसा हो पेस। सकता है ना कि जैसे कहीं पे टाइम मान लीजिए एग्जांपल के नेचुरल नंबर है और एक्स टी रियल नंबर आ जाए, तो ऐसे मिल जाएंगे। बताओ भाई कोई एग्जांपल। अच्छा, ये पर्टिकुलर रियल लाइफ सिनेरियो जैसे वैसे लिख सकते हैं, या ऐसे बना तो सकते हैं हम लोग कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसका रेंज रियल नंबर हो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए वहाँ पे जैसे लिखते हैं हम लोग पॉइजन प्रोसेस में क्या लिखते हैं, एन टी है ना। तो एन टी में तो चलो टी वहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहता है ना, एन टी में तो टी कैन बी एनी कॉन्टिन्यूस टाइम, और वो एन टी का रेंज एक्चुअली वो पॉइजन प्रोसेस एन टी कैन बी 0 1 2 एंड सो ऑन। तो वो कॉन्टिन्यूस टाइम डिस्क्रीट स्टेट स्पेस है ना वहाँ पे। आप उल्टा पूछ रहे हैं कि जहाँ पे डिस्क्रीट टाइम और कॉन्टिन्यूस स्टेट स्पेस हो, यही ना। चलो कोई ट्राई हाँ करो हाँ भाई। हाँ। पॉइजन प्रोसेस में क्या होता है, पॉइजन प्रोसेस जो है एन टी लिखते हैं तो टी कैन बी कॉन्टिन्यूस, टी तो 0 से इन्फिनिटी होता है अनकाउंटेबल सेट, और एन टी इज़ द नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0 टी। तो वो फिर कॉन्टिन्यूस टाइम डिस्क्रीट स्टेट स्पेस होता है उसमें। कोई एग्जांपल बताओ भाई सोच के। एग्जांपल तो है, देख के बताओ हाँ कोई। वो पॉइसन कंटिन्यूस प्रोसेस है, बराबर। हाँ, उस तरह से बना सकते हैं आप, वो तो हो जाएगा। इसमें एक एग्जांपल दिखा रहा है, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर अ डैम। नहीं, जैसे मैं अगर ऐसा डिफाइन कर लूँ, मान लीजिए कभी एग्जांपल के लिए अभी जस्ट मैं ऐसा बोल दूँ कि एक्स टी इज़ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हम लेते हैं नॉर्मल 0 कॉमा टी फॉर एग्जांपल, एंड टी बिलोंग्स टू, अच्छा टी हम डिस्क्रीट ले लेते हैं है ना, टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अभी मान लीजिए ऐसा ले लिया हमने, तो अभी क्या होगा, हमारा टी तो डिस्क्रीट है और एक्स टी का रेंज क्या है बताइए। नॉर्मल में सपोर्ट क्या होता है, -2 +2। पूरा रियल नंबर। तो ये तो कॉन्टिन्यूस सेट में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। वैसे रियल लाइफ सिनेरियो में ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम जस्ट अगर एग्जांपल के तौर पर प्रेजेंट करना हो तो ये मान लीजिए हमने कि हमने एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल लिया, जैसे बोले थे ना एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स एन विच हैज़ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉर्मल, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो जाए, ऐसा सिचुएशन ले लेंगे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, जैसे सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था। तो सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि आप कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल लो जो कॉन्टिन्यूस है। तो सीक्वेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लोगे तो वो हमेशा टाइम डिस्क्रीट होगा और स्टेट स्पेस कॉन्टिन्यूस होगा। लिख रहा था ना, जैसे x1 x2 xn भी जैसे एक्सपोनेंशियल 1/n हो गया या एक्सपोनेंशियल 1 हो गया, इस तरह से, तो वो ऐसा मिल जाएगा एग्जाम्पल। तो ऐसा हो कि जहाँ पे नेचुरल नंबर हो जाए, सॉरी मतलब नेचुरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो वैसा एग्जाम्पल मिल जाएगा ना, जहाँ पे कोई नॉर्मल 0, n बोल दो अभी के लिए, या 0, 1/n बोल दो चाहो तो, ऐसा कर सकते हो आप, 0, 1/n ले लो। तो ये जो प्रोसेस बनाएगा एक्स टी है ना, अब एन लिखो या टी लिखो, मर्जी है आपकी, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये जो एग्जाम्पल होगा दिस ऑल्सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस, देयर इज नो प्रॉब्लम है ना, एक्स एन एन बिलोंग्स टू नॉर्मल है ना, ये है, और जहाँ पे ये है तो दिस इज स्टोकेस्टिक प्रोसेस। तो ऐसा है, ठीक है ना। तो इस तरह की सिचुएशन मिल जाएगा आपको ऐसा कि दिस इज अ, बाकी ऐसे ढूंढना पड़ेगा, बहुत सारे मिल जाएंगे। टाइम सीरीज में ऐसे केसेस मिलते हैं ना, टाइम सीरीज में होता है, टाइम सीरीज में जहाँ टाइम डिस्क्रीट हो और प्रोसेस कॉन्टिन्यूस हो, टाइम सीरीज में ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। टाइम सीरीज यहाँ का पार्ट नहीं है, जो टाइम सीरीज है वो एग्जाम गेट में तो नहीं है ना, बट टाइम सीरीज अगर आप पढ़े होगे तो आपको आइडिया होगा, वहाँ एक्स टी जो होता है तो उसमें ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। मतलब रियल लाइफ एग्जाम्पल कि यहाँ मैं जस्ट एक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मैं डिफाइन कर रहा हूँ ये चीज़ है, ये जैसे वो बता रहे थे है ना, तो उस तरह से भी जो अपनी
सो वैसा एग्जाम्पल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए एक एग्जाम्पल के लिए जस्ट ये है डिस्क्रीट टाइम एंड दिस। एन को आप चाहो तो रेस्ट्रिक्ट कर लो, 3 रैंडम वेरिएबल लो, 4 ले लो, तभी हो जाएगा, है ना। तो वैसा मिल जाएगा। तो अभी के लिए थोड़े आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया। जैसे एक वर्ड कई बार यूज़ होगा आगे, जैसे पॉइजन प्रोसेस में भी या ब्राउनियन मोशन में ये सब यूज़ होगा, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। इसका क्या डेफिनेशन है? इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आप लोग सब लोग जानते हैं। इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब या तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल या कंडीशनल इज इक्वल टू गिवन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स गिवन वाई हैज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ओनली, तो एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट ये वर्ड आगे यूज होगा। एक और वर्ड यूज होता है स्टेशनरी इंक्रीमेंट, ये भी यूज होता है ना। तो क्या डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट? सो मान लो ऐसा बोलूं कि अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस विथ टाइम, अगर हम ऐसा लिख दे T1 T2 T3 ऐसा ले लेते हैं ना, तो xt है ना, जहां पे अभी के लिए बोल दो t डिफरेंट आप ले सकते हो। सो t बिलोंग्स टू अभी t है, दिस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, ये आगे ये वर्ड यूज करूंगा है ना। तो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट इफ एंड ओनली इफ। कैसे डिफाइन करेंगे इसके बाद इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट कब होगा? नाम ही डेफिनेशन बता रहा है ना, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट। जो इंक्रीमेंट है वो इंडिपेंडेंट है। इंक्रीमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे आप? हम्म जैसे है ना, ये लिखे हैं ना, फॉर मान लीजिए 0 < (T1 < (T2) ऐसा मान लीजिए हमने टाइम डिफाइन कर दिया, T3 एंड सो ऑन चलता जा रहा है ना, ये टाइम है T1 T2 T3 एंड सो ऑन। फॉर दिस रैंडम वेरिएबल्स है ना, जो रैंडम वेरिएबल्स है क्या क्या लिखेंगे आप? मैंने ब्रेक कर दिया टाइम जो है ना हमारे पास, जैसे टाइम स्पेस जो है, ये 0 से यहाँ मैंने T1 ले लिया, यहाँ T2 ले लिया, यहाँ T3 ले लिया एंड सो ऑन, दिस इज वर्किंग। तो कैसे डिफाइन करेंगे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट को? तो यहाँ से 0 से T1 T1 से T2 ये सब इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होगा, हाँ माने कि ओवरलैप ना करे टाइम। हाँ, ये ओवरलैप नहीं, हमने वो कर दिया ना, T1 T2 T3 को वो सेपरेट कर दिया ना, ओवरलैप नहीं करेगा। तो इस बीच में स्टोकेस्टिक एक्सटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इस बीच में एक्सटी का डिस्ट्रीब्यूशन, इस बीच में एक्सटी का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होगा, जिसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसा लिखते हैं, या तो आप ऐसा लिखते हैं xt माइनस x0। तो x0 जनरली हम 0 कंसिडर करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा xt1 फिर xt2 माइनस xt1, या xt1 माइनस 0 कर सकते हैं आप चाहे तो, है ना, उस तरह से x0। सो अगर अभी डिपेंड करता है x0 की वैल्यू क्या है, तो आप यू मे राइट इट xt1 माइनस x0। ये तो मैं ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो इंडेक्स में लिख रहा हूँ, तो इंडेक्स में लिख लो, या ब्रैक ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ब्रैक कई लोग बुक में ऐसा लिखते हैं, कुछ बुक में xt को ऐसा लिखा जाता है ना xt, तो वैसा भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है तो जैसे मैं वैसे ही लिख देता हूँ जैसे पहले लिखा नोटेशन। तो क्या आएगा अगर टी मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कि xt1 माइनस x0, मैंने यहाँ पे नॉन नेगेटिव t को लिया है वैसा, दिस, या xt2 माइनस xt1 डॉट डॉट चलता रहेगा। पैटर्न समझ आ रहा होगा आप लोगों को। सो अगर मैं इसको फर्दर लिखूँ जैसे xt3 माइनस xt2 फिर xt4 माइनस xt3, दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। सो रैंडम वेरिएबल्स दीज आर इंडिपेंडेंट। तो इसको बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस जो xt है दिस हैज इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट, वैसा है। ऐसे एक वर्ड आता है स्टेशनरी इंक्रीमेंट। कब होता है किसी स्टोकेस्टिक प्रोसेस में स्टेशनरी इंक्रीमेंट?
जैसे वर्ड यूज़ होगा ना, इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है ये। जैसे हम डिफाइन करें स्टेशनरी इंक्रीमेंट, क्योंकि ये सब वर्ड आगे आएगा। स्टेशनरी इंक्रीमेंट, इसका क्या डेफिनेशन है? हाउ डू वी डिफाइन कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस एक्स टी, या तो एक्स ब्रैकेट में टी लिखो या इंडेक्स में, तो एक्स टी दिस हैज स्टेशनरी इंक्रीमेंट if and only if. What is definition? नाम फिर से बता रहा है डेफिनेशन, है ना? Probability distribution of that randomable process depends only on time interval, not the हाँ, absolute time. सर वो जो xt1 माइनस xt2 माइनस xt1 है वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द इंटरवल। हम्म। वो जो xt2 माइनस xt1 है वो डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द इंटरवल, मतलब t2 माइनस t1। हाँ, तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि x, मान लीजिए t प्लस एच माइनस एक्स एस प्लस एच, दिस इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ व्हाट? सर t प्लस h हम्म, कॉमा s प्लस h, ना t माइनस s। तो T मतलब minus x, H. मतलब एक्स टी माइनस एक्स एस, ऐसा। यस सर। दोनों का लेंथ का डिफरेंस कितना है? जैसे इसका लेंथ का अगर आप नंबर लाइन पे देखना चाहें, तो जैसे अभी के लिए क्या है, एक्स टी एंड एक्स एस, हम सिर्फ स्टेशनरी इंक्रीमेंट की डिफाइन कर रहे हैं। मतलब अगर इंटरवल का लेंथ सेम है ना, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। यहाँ ये है ना, तो इसके बीच का लेंथ, ये मैं टाइम के बीच का डिफरेंस बोल रहा हूँ, टाइम का डिफरेंस, या मैं दूसरे तरीके से लिखूँ, ये तो एक काम कैसा करता हूँ, दिस दे आर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर, सर दोनों का तो मतलब ये सेम है लेंथ। हाँ That means t plus h minus s minus h cancel t minus s, then हाँ, this is t minus s। या मैं ऐसा बोलूँ कि एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन विल बी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ एक्स टी थ्री माइनस एक्स टी फोर, या एक्स टी फोर माइनस एक्स टी थ्री। कब? ऐसा कब होगा? when they have length equal, when t2 minus t1 is equal to t3 t, t3 minus नहीं t4। t4 माइनस t3। अगर इंटरवल का लेंथ इक्वल है, तो जो टाइम का लेंथ, ये लिखना और ये लिखना सेम ही चीज़ है, आप समझो, ऐसा है ना? तो ये कह रहा है कि t2 माइनस t1, दीज टू रैंडम स्टेशनरी इंक्रीमेंट है। मतलब जैसे t1 से t2 के बीच का जो गैप है, मतलब ये हो गया, समझ लीजिए कि सपोज वी हैव हेयर t1, हेयर t2, हेयर t3, हेयर t4, अभी मान लो, तो ये लेंथ अगर सेम है तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। स्टेशनरी इंक्रीमेंट, ठीक है ना? सो इंक्रीमेंट अगर सेम है तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी रहेगी, मतलब सेम रहेगी। तो ये डेफिनेशन है। तो ये आगे आएगा, अभी तो नहीं आएगा, शुरू में हमने बेसिक डिस्कस करना, तो ये बाद में आएगा, ब्राउनियन मोशन एंड ऑल दैट उधर आएगा। तो अभी के लिए मैं इधर ही स्टिक होता हूँ जहाँ पे हम लोग भी थे। तो ये सब बाद में आएगा, ये सब चीज़ें। तो अभी हम लोग डिफाइन करते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी हम डिफाइन करते हैं मार्कोव चेन। इसका क्या एक डेफिनेशन? मिनट वो लिखते हैं ना, वो जी लिखते हैं। जी जी।
हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे डिफाइन करना है मार्कोव चेन को. हाउ टू डिफाइन मार्कोव चेन? सो इफ आई राइट डेफिनेशन ऑफ मार्कोव चेन, इसका क्या डेफिनेशन है? ये ना, जैसे मेनली हमें यहीं से स्टार्ट करना था. मार्कोव चेन विथ फाइनाइट एंड अनकाउंटेबल काउंटेबल स्टेट स्पेस. तो आपको स्टेट स्पेस या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबल, उसके लिए स्टडी करना है. देन आगे फर्दर क्लासिफिकेशन और ऑल दैट. तो अभी तो ये स्टडी करना है. तो यहाँ तक है ना, ये है स्टेट स्टडी. तो ये मार्कोव चेन में इतना पढ़ना है आपको. ये मार्कोव चेन है. बाद में पॉइसन प्रोसेस, बर्थ डेथ प्रोसेस, प्योर बर्थ प्रोसेस, प्योर डेथ प्रोसेस एंड देन ब्राउनियन मोशन ऑल दैट. मार्कोव चेन का इतना पार्ट है. तो पहले डिफाइन करते हैं कि मार्कोव चेन होता क्या है. तो मार्कोव चेन एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस है. ये क्या है? डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक प्रोसेस, ऐसा. तो Sir, probability of future state depend on the his present state. मतलब लेकिन पहले तो that ये means बताना पड़ेगा ना. probability of x I plus 1 given xi. So a discrete time stochastic process xt लिखो या xn लिखो, आपकी मर्जी. यू राइट xn जहाँ n बिलोंग्स टू t. n इसलिए लिख रहा हूँ डिस्क्रीट टाइम है, आप t भी लिख सकते हो. सो अभी n लिख रहा हूँ सो दैट आपको समझ आएगा कि यहाँ n नेचुरल नंबर टाइप का है, या कोई फाइनाइट सेट भी हो सकता है. नॉट लाइक कि नेचुरल नंबर ही होगा, फाइनाइट भी हो सकता है. t पे डिपेंड करता है ना. ठीक है. मार्कोव चेन विद फाइनाइट और काउंटेबल. अच्छा, हमारा स्टेट स्पेस है. अभी तो इसके लिए t की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना. तो t यहाँ डिस्क्रीट टाइम होगा. t एक डिस्क्रीट सेट होगा. Discrete time stochastic process xn, this is called Markov chain if and only if. क्या बोलते हैं आप? जैसे आप बता रहे थे कि फ्यूचर विल डिपेंड ऑन प्रेजेंट ओनली, नॉट द पास्ट. हाँ, मतलब yes sir. तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे आप? Probability of x I plus 1 हम्म equal to I plus 1 given xi equal to I. तो जनरली यहाँ पे n को हम क्या लेते हैं? जनरली कभी लोग 1 से स्टार्ट करता है, कभी 0 से स्टार्ट करता है. n क्या आप लेते हो यहाँ पे? मतलब जो t सेट है वो क्या लेते हैं आप? व्हाट इज योर t? Sir, n means मैं बोल रहा हूँ जो x I plus 1 है ना, वो स्टेट है. हाँ, मतलब n equal to 1 2. हाँ वो मैं समझा. जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी मान लीजिए एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू मान लीजिए जे है, ऐसा. ये सर j n plus 1 होगा. अभी मान लीजिए जे मान लेते हैं. और हाँ. यहाँ पे जैसे एक्स xn एक्स नॉट से स्टार्ट करते हैं, एक्स वन से स्टार्ट करते हैं आप. तो यहाँ पे मैं क्या करूँ? And- टी को ले लूँ. सर फ्यूचर स्टेट डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट. तो यहाँ पे हम xn टी होगा. जो हम है ना, इसमें टी को रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. तो टी जो सेट है एक्चुअली ये होगा 0 1 2 डॉट डॉट, जो होल नंबर आप जानते होंगे, या नेचुरल नंबर यूनियन 0. ठीक है ना. तो इस टी को यहाँ रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं. टी हमारा ये सेट है. ठीक है. 0 1 2 एंड सो ऑन. तो अभी के लिए क्या होगा कि एक्स एन प्लस 1 मान लो, एक्स नॉट इज आई नॉट, ऐसा बोल दो. एक्स वन इज आई वन एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसा चल रहा है. और एक्स एन इज मान लीजिए आई एन अभी के लिए. ठीक है. या आई ले सकते हो आप चाहो तो, पर्टिकुलर आई एन को. सो क्या होगा? तो दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ x n plus 1 equal to j given xn equal to in. so this has to be equal xn plus 1 is j given xn is in. तो ये डेफिनेशन है स्टोकेस्टिक प्रोसेस का, कि एक डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक है ना प्रोसेस है एक्स एन, जहाँ टी उस सेट है ना, टी हमने नेचुरल नंबर यूनियन 0 ले लिया, होल नंबर ले लिया. तो जनरली इनिशियल स्टेट को हम लोग 0 लेते हैं ना, तो इसीलिए 0 से स्टार्ट किया. सो टी इज अ सेट दिस 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ये डेफिनेशन लिख रहा हूँ. ठीक है ना. तो ये W इज होल नंबर है. एंड सो हम ये बोलेंगे कि ये स्टोकेस्टिक जो डिस्क्रीट टाइम स्टोकेस्टिक, इसको मार्कोव चेन तभी बोलेंगे अगर ऐसा हो रहा होगा. मीन्स एक्स एन इज आई एन. जैसे ये सब चीज़ें
क्या थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, है ना। तो हमें मेनली ये एक्स एन में इसको स्टेट बोलते हैं, जैसे स्टेट स्पेस बोल रहे थे ना हम लोग। तो अब ये जो है हमारे पास आई नॉट, आई वन, आई एन, जे, ये सब कहाँ पे बिलोंग करेगा, स्टेट स्पेस में, है ना। तो इसको स्टेट स्पेस का जो मेंबर है उसको स्टेट बोलते हैं। जब हम स्टेट स्पेस लिख रहे थे, सो मेंबर ऑफ स्टेट स्पेस जो है, ये जो स्टेट स्पेस था, तो स्टेट स्पेस के मेंबर को क्या बोलते हैं, स्टेट। तो देना किस स्टेट में है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हमने कि अब क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एक्स एन इज आई एन एथ स्टेट में है, ये जे एथ स्टेट में है ना। एन प्लस वन इस टाइम पे, एन एथ टाइम पे आई स्टेट में, ये तो आई लिख देता हूँ जस्ट में, है ना, या वैसे अलग अलग लिख लो। और इसमें एन प्लस वन इस टाइम पे, एक स्टेप में आई एन से एन एथ स्टेप, नहीं नहीं स्टेट क्या है, आई है या जे है, एन है। आई सर स्टेट है। स्टेट आई आई सर, आई हाँ एन क्या है, एन तो टाइम है ना, एन तो टाइम है। सर एन टाइम पॉइंट है, आई स्टेट है। सर इसको स्टेप्स भी तो कहते हैं, इतने स्टेप्स। स्टेप, अच्छा स्टेप बोल रहे हैं आप, ओके। एन स्टेप में तो वो स्टेप अलग आएगा, वो आगे आएगा उसका नोटेशन। तो ये भी वन स्टेप है, एन से एन प्लस वन है, एट टाइम एन टू टाइम एन प्लस वन, कितने स्टेप हुए, वन स्टेप हुआ। तो ये एक स्टेप में, इसको मैं आई ही बोल देता हूँ तत्काल। तो यहाँ मान लो थोड़ा सा इसको मॉडिफिकेशन करके तो थोड़ा समझने में आसान रहेगा। एक्स एन माइनस वन जो था, आई एन माइनस वन है, लेकिन एक्स एन को मैं इंटेंशनली आई लिख रहा हूँ, ठीक है, जस्ट आई। तो यहाँ पे आई रहेगा। तो मतलब एट टाइम एन जो एक्स एन है वो आई स्टेट में है, एट टाइम एन प्लस वन जो मार्कोव चेन है वो जे स्टेट में है। कितने स्टेप लगे, तो वन स्टेप में, टाइम एन पे था, अब एन प्लस वन पे चला गया। तो इसको पर्टिकुलर हम लोग नोटेशन भी यूज करते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी आई जे बोलेंगे, राइट। आई से जे में गया ना, तो स्टेट आई, और इसको पर्टिकुलर आप चाहो तो वन भी लिख सकते हो। तो वन हम लिखते नहीं है, ऑब्वियस है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो वन है, अदरवाइज यू मे राइट इट। सो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वन है। तो वन लिखने का मतलब है एक स्टेप में आई से जे जा रहा है। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ होमोजीनियस लिख रहा हूँ, राइट, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एन से फ्री रहेगा। ये जो पी आई जे है दैट विल बी फ्री ऑफ एन, राइट। तो अगर ये फ्री ऑफ एन है मतलब ये होमोजीनियस मार्कोव चेन है। और अगर ये एन पे डिपेंड कर रहा है कि मान लो एन स्टेट से एन प्लस वन स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी मैंने पी आई जे लिख दिया है, मतलब एन टाइम पे आई स्टेट से जे स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी पी आई जे है। अगर यहाँ एन माइनस वन है और यहाँ एन है, स्टिल इसको पी आई जे ही लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, होमोजीनियस है। मतलब फर्दर मैं डिवाइड करता हूँ, इसको भी रहने दो, मैं आगे बात करता हूँ, इसको अभी रहने देते हैं। तो अभी ये डेफिनेशन है मार्कोव चेन का, अभी मैं फर्दर आगे डिफाइन करता हूँ। दिस सिंपल डेफिनेशन ऑफ मार्कोव चेन कि जो फ्यूचर स्टेट है विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट। तो एनथ स्टेट को हम लोग प्रेजेंट स्टेट बोल रहे हैं, एन प्लस वन को फ्यूचर स्टेट बोल रहे हैं। तो आई से जे में जा रहा है, ठीक है ना, इन वन स्टेप। ये तो डेफिनेशन है। अभी जैसे आगे फर्दर इसका डेफिनेशन आता है होमोजीनियस मार्कोव चेन, होमोजीनियस मार्कोव चेन, और एक आएगा नॉन होमोजीनियस मार्कोव चेन। तो होमोजीनियस मार्कोव चेन को कैसे डिफाइन करेंगे आप लोग, बोलिए। इफ probability at nth time Markov xn is in state I, या Markov chain is state I, n plus 1th टाइम पे स्टेट j में है, ठीक। दिस इज फ्री ऑफ n। अगर ये प्रोबेबिलिटी n पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, फ्री ऑफ n, दैट इज, अगर मैं आपको ये बताऊं, कहने का मतलब ये है दैट इज प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए इनिशियली इट वाज एट आई, इन नेक्स्ट टाइम इट इज ऑन जे, द प्रोबेबिलिटी विल बी सेम एज इफ इट इज एट टाइम वन इट इज इन आई,
and at time 2 it is in state j and so on, this will be keep going. तो मतलब n से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो. देन वी से, है ना, so this is free of n, that is this. देन जो मार्कोव चेन आपका xn है, जहां पे n है 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज होमोजीनियस मार्कोव चेन. किसी को डाउट तो पूछ सकते हो ना. तो मार्कोव चेन को आगे मैं एमसी लिखता हूं, ठीक है, मार्कोव चेन. तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है. ये सिंपल डेफिनेशन, कुछ टर्म्स हैं जो हम डिफाइन कर रहे हैं. ये क्वेश्चन में भी यूज रहता है कि दिस इज होमोजेनियस मार्कोव चेन, देन व्हाट हैपेंस, है ना, इस तरह से. सो होमोजेनियस का मतलब इसको n से फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 0 टाइम से 1 टाइम में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, 2 से 3 में जाने की, ऐसा कुछ ना. देख लीजिए एक बारी. टाइम नॉट स्टेट, स्टेट अलग चीज है. INJR स्टेट और ये जो 0 1 है वो टाइम है. यहाँ INJR स्टेट 1 से 2, तो I से J, I स्टेट टू J स्टेट जाने में प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, चाहे वो इनिशियल स्टेट से फर्स्ट, इनिशियल टाइम से फर्स्ट टाइम में जाए या 1 से 2 में. ये प्रोबेबिलिटी n पे डिपेंड नहीं करेगी. क्लियर है जी? देख लीजिए, अब कुछ डाउट है तो पूछिए. हम बोलते हैं कि ये जो नोटेशन है ना, इसको जो मैं लिख रहा हूं, तो होमोजीनियस में ऐसा लिखते हैं जनरली. तो हम लोग जो वर्क करेंगे होमोजीनियस के साथ ही वर्क करेंगे. तो विल बी वर्किंग ऑन होमोजीनियस मार्कोव चेन. तो इसमें जो नोटेशन हम लोग यूज करते हैं, ये नोटेशन PIJ आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कि एट टाइम n इट इज इन स्टेट I एंड एट टाइम n+1 इट इज इन स्टेट J. तो ये इसमें हमने n कहीं अभी इन्वॉल्व नहीं किया है ना. और यही चीज इफ यू मे विश, है ना, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये PIJ इन स्टेप 1 स्टेप में गया. जैसे यही चीज है कि जैसे होगा प्रोबेबिलिटी xn+1 j है और x मान लीजिए ऐसा हो कि n-1 I है. तो इसका क्या मतलब है जी? बोलिए कोई. स्टेप में I to J गया. 2 स्टेप में ना. तो इसका जो नोटेशन होगा I to J जा रहा है 2 स्टेप में. तो यहाँ स्टेप लिखा जा रहा है, कितने स्टेप में जा रहा है. जैसे अगर इसी को मैं ऐसा लिखूं कि प्रोबेबिलिटी मान लीजिए xn+1 इज j एंड x1 या x0 लिख दो, x1 इज I. तो एट टाइम 1 इट वाज ऑन स्टेट I, एट टाइम n+1 इट इज इन स्टेट j. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम स्टेट I टू j कितने स्टेप लगाए? 1 से n+1, तो 2 3 4 5 काउंट करेंगे तो n स्टेप लगा. ठीक है जी. एंड xn+1 जैसे j है और x0 I है. इनिशियली इट वाज इन स्टेट I एंड नाउ आफ्टर टाइम, है ना, एट टाइम n+1 इट इज इन स्टेट j. So this is the probability from I to j state in n+1 step. ठीक है. सर होमोजीनियस रहेगा तो पावर n कर देंगे ना, क्योंकि सारा प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगा. हाँ, उसको डिराइव करते हैं अभी. तो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी के थ्रू निकालना पड़ेगा, आई थिंक देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि इसमें हो क्या रहा है ना, बीच में कहाँ गया आपको नहीं पता. जैसे इनिशियली I पे है, अब x0 से x1, आप समझिए स्टेट सेम नहीं है ना, स्टेट बीच में चेंज होगा. टाइम सेम, आप जो कह रहे हैं, हम लोग टाइम सेम अगर रहता है, टाइम इंटरवल, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहती है. यहाँ ये लिख रहे थे ना होमोजेनियस में कि 1 से 2 एक स्टेप है, 0 से 1 एक स्टेप है, तो हर स्टेप में प्रोबेबिलिटी. लेकिन जरूरी नहीं है ना, जैसे इनिशियली I स्टेट में है और n+1th टाइम पे j स्टेट में, तो बीच में किस स्टेट पे गया वो प्रोबेबिलिटी उस पर डिपेंड करेगी कि I स्टेट से K स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, K से L स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी. एट द एंड वो J पे पहुंच रहा है, तो बीच में डिपेंड करेगा क्या प्रोबेबिलिटी, वो आप ही लिखेंगे हम लोग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, उसके थ्रू डिस्क्राइब होगा वो. सर हो गया. जैसे यहाँ पे ओके है कि टाइम 1 पे I में, टाइम 2 पे J में है, 0 1. तो आप ये नहीं कह सकते, आप अभी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं x1 इज I और यहाँ मैं लिख दूं x3 इज J, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये वाले का स्क्वायर हो जाएगा. ऐसा होगा? यस सर. ऐसा होगा या नहीं होगा? हो जाएगा. नहीं होगा. कैसे हो जाएगा?
टाइम 1 पे आई में है, टाइम 3 पे जे में है, तो टाइम 2 पे कहां था बताइए मुझे। सर जहाँ पे भी था प्रोबेबिलिटी तो इक्वल रहेगा ना दोनों। कहां इक्वल रहे, कैसे इक्वल रहेगी, आपको समझ ही नहीं आया इसका डेफिनेशन ठीक से। यहां नोटिस करने की चीज ये है कि आई से जे में जा रहा है एक स्टेप में, आई से जे में जा रहा है एक स्टेप में, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है। यहां आई से, आपको कैसे पता आई से जे में ही जा रहा है, आपको कैसे पता x2 आई है या जे है, कैसे पता आपको प्रोबेबिलिटी, X2 अगर पहले आई से ही आई ठीक है में ना। जा रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी स्टेप पे डिपेंड, मतलब स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है ना, ये चीज है। सो दिस विल नॉट बी स्क्वायर ऑफ दिस, वैसा नहीं होगा क्योंकि वो डिपेंड करेगा बीच में किस स्टेट पे जाएगा। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, जैसे इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मैं आगे लिख के बताता हूं आपको। सो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना आएगा ऐसा, तो हम क्या करेंगे क्योंकि जैसे, तो वो स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमें उस पर डिपेंड करेगा कि बीच में किस स्टेट पे गया, तो आई स्टेट से के स्टेट में है ना, तो उस तरह से डिपेंड करेगा। ये तो नोटेशन है, तो दिस इज जस्ट अ नोटेशन, ठीक है। अब आता है जैसे ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अभी एग्जांपल के लिए मान लीजिए लेट स्टेट स्पेस कुछ है, क्या ले लूं अभी के लिए, मान लीजिए, तो मैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है ना, टीपीएम। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। अभी मैं टर्म्स डिफाइन कर रहा हूं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये है। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए स्टेट स्पेस आप कुछ फिक्स कर लीजिए कि क्या है, डिपेंड करता है स्टेट स्पेस पे कि मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो क्या लिखेंगे, मैं क्या लिखूँ, ये लोग कैसे डिफाइन करते हैं बुक वाले। तो अच्छा, ये जो हम लिख रहे थे ना, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे इन वन स्टेप, ठीक है। तो ये पहले वाले का मतलब हुआ। वैसे इसको लिखेंगे सेम थिंग, फ्रॉम स्टेट आई टू स्टेट जे इन 2 स्टेप एंड सो ऑन, स्टेट आई टू स्टेट जे इन n+1 स्टेप, ठीक है ना। तो वैसा है, 1 स्टेप यहाँ आएगा, 2 स्टेप, 3 स्टेप एंड सो ऑन, ये नोटेशन था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टेट स्पेस आपके पास कुछ फिक्स कर लीजिए। अभी के लिए क्या लिख दूं, 0 1 2, अभी के लिए मान लेते हैं n है, फाइनाइट के लिए लिख देता हूँ, फिर इनफाइनाइट के लिए वो ऐसे लिखा जाएगा। तो होता क्या है कि लेट स्टेट स्पेस बी दिस, देन, और हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ये जानते हैं पी आई जे, जो मैं नोटेशन यूज कर रहा हूं, दिस इज प्रोबेबिलिटी xn इज i, xn+1 इज j फॉर ऑल n फ्रॉम 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा है। तो n से फ्री रहेगा, चाहे n आप कुछ भी ले लो। तो ये होमोजीनियस मार्कोव चेन है। i से j, i स्टेट से j स्टेट में जाने की प्रोबेबिलिटी इन 1 स्टेप इज pij। तो अ मैट्रिक्स P जिसका एलिमेंट होगा pij, चूंकि मैंने 0 से n लिख दिया है तो इसमें n+1 रो होगा एंड n+1 कॉलम होगा, बिकॉज यहाँ पे n एलिमेंट मैंने लिखा है। या आप 1 से n कर लो अभी के लिए, या कुछ नया करना है तो कुछ वैसा ले लो, 1 से m कर दो चाहो तो, 1 2 3 अप टू m, मान लीजिए m लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स अभी के लिए m×m हो जाएगी। सो मैट्रिक्स P जिसका एलिमेंट है pij m×m, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, दिस इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ। क्या जानते हैं आप लोग डेफिनेशन, इस मैट्रिक्स को हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कब बोलेंगे, क्या रेस्ट्रिक्शन है। Sum of rows should be 1. एंड ऑल एलिमेंट्स शुड बी नॉन नेगेटिव, है ना, प्रोबेबिलिटी है तो नॉन नेगेटिव होना ही पड़ेगा। तो ठीक है ना। तो पी आई जे, दिस इज नॉन नेगेटिव फॉर ऑल i, j एंड समेशन ऑफ पी आई जे, तो ईच रो का सम, तो सम क्या होगा, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जे पे समेशन आएगी, राइट।
तो यहाँ मैंने क्या ले रखा है, जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से m तक, तो 1 से m, दिस इज 1 फॉर ऑल I फ्रॉम 1 2 3 अप टू m. So pi1 plus pi2 plus pi3 and so on. तो each रो का सम 1 होगा. ये पीएमएफ जैसा नहीं हो गया, मतलब एक रो में एक पीएमएफ बना रहा होगा, एक रो फर्स्ट रो एक पीएमएफ होगा, सेकेंड रो एक पीएमएफ होगा, थर्ड रो एक पीएमएफ होगा, एंड सो ऑन. ईच रो विल फॉर्म अ पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑन दिस सपोर्ट. तो सपोर्ट ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सपोर्ट में प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव होनी चाहिए. सो ऑन दिस रेंज बोल सकते हैं, ऑन दिस सेट. ठीक है ना. तो ये डेफिनेशन है. आपको दिखेगा कैसे ये मैट्रिक्स. तो अगर हम इसको, ये तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन है. ये आपको दिस विल लुक लाइक, सो इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं तो होगा क्या कि दिस इज m क्रॉस m मैट्रिक्स. तो यहाँ आप हॉरिजॉन्टल लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 अप टू m. फिर आपके पास आएगा 1 2 3 डॉट 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 अप टू m. इस तरह से रहेगा, है ना. सो Pij ऐसा था. तो क्या लिखेंगे, P11, 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी, P12 यही है जी, P13 एंड सो ऑन, P1m, P21, P22, P23, P2m, P31, P32, P33, P3m, keep going, PM1, PM2, PM3 एंड यहाँ तक चलेगा आपके पास PMM. ऐसा रहेगा. ओके, देख लीजिए. एक एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आपको बेटर समझ आएगा. होना क्या चाहिए, ईच रो का सम 1 आएगा. तो ईच एंट्रीज आर नॉन नेगेटिव एंड सम, ईच रो का सम 1 है. कॉलम का सम 1 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, तो कोई गारंटी नहीं है ना. तो क्या होता है, कॉलम का सम भी 1 होता है तो क्या बोलते हैं, डबली स्टोकास्टिक, ऐसा कुछ, ट्रांजिशन टीपीएम. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए. तो एग्जाम्पल है कि कंसीडर अ मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस S, जो कि है 1 2 3, 3 ले लिया मैंने मान लीजिए, है ना. एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स इज, तो आपको जैसे ऐसा दे दिया कि यहाँ से 1 2 3, यहाँ 1 2 3, है ना. आप जैसे यहाँ पे मान लीजिए अभी के लिए 1/2 0 1/2, ऐसा हो सकता है 1/3 1/3 1/3 1/4 1/8. ठीक है. तो सम तो 1 करना है, तो कितना लिखना पड़ेगा, 5/8. सो 5/8 है ना. सो देख लीजिए. सो दिस इज 3 क्रॉस 3. आगे लिखता हूँ, एंड दिस इज ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ दैट xn, मान लो स्टोचैस्टिक प्रोसेस है. सो ठीक है ना. तो स्टेट स्पेस का मतलब क्या है कि xn जो होगी दैट विल बिलोंग टू 1 2 3. ठीक है जी, यही है. और n क्या होगा, n कैन टेक एनी वैल्यू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसा ही है. देख लीजिए. तो जैसे अगर आपसे पूछता है इसमें क्या होता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कि इनिशियली इट इज इन स्टेट 1 मान लो, एंड आफ्टर इन 1 स्टेप एट टाइम 0 इट इज इन स्टेट 1, एट टाइम 1 इट इज इन स्टेट 3 मान लीजिए. तो आप देख के बता सकते हैं ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना. तो समझिए ठीक से और बताइए क्या लगता है आपको, क्या होगा. जो नए हैं स्पेशली उनको, है ना, बाकी लोगों को तो पता ही होगा. सो देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 0 1 इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, 0 1 बस इतना ही इंपॉर्टेंट है कितने स्टेप में गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है. और ये जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है
ये वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली वन स्टेप है। तो ये एक स्टेप में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी वो बताएगा। तो इनिशियली स्टेट 1 में है एंड एट टाइम 0 इट इज इन स्टेट 1, एट टाइम 1 इट इज इन स्टेट 3। तो एक स्टेप में 1 से 3 पहुंच गया। तो आपको देखना है 1 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ये है 1/2। ये सेम ही रहता अगर मैं आपको ऐसा लिखता कि एट टाइम 10 इट इज इन स्टेट 1 एंड एट टाइम 11 इट इज इन स्टेट 3, तो सेम ही रहेगा। सो दैट्स वाई इट इज होमोजीनियस, क्योंकि इसमें एन से डिपेंड नहीं, इसको एन से फर्क नहीं पड़ रहा, इसको बस ये फर्क पड़ रहा है कि कितने स्टेप में हम जा रहे हैं। ये है जैसे एट टाइम 10 इट इज इन स्टेट 1, एट टाइम 11 इट इज इन स्टेट 3। तो 1 से 3 जा रहा है 1 स्टेप में। यहां इनिशियली इट वाज एट स्टेट 1, आफ्टर एट टाइम 1 इट इज इन स्टेट 3। तो 1 से 3 एक स्टेप में सेम रहेगा। दैट्स वाई इट इज होमोजीनियस, कि किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहा है, कितने स्टेप में, वो इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे पर्टिकुलरली वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा कि यहाँ 0 है तो आंसर बदल जाएगा, यहाँ 10 है तो आंसर बदलेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। चेक कीजिए। और इसका नोटेशन जो हम लिखेंगे, सो दैट विल बी रिटन P13 और ये है P13 की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 3 इन वन स्टेप। इफ यू डोंट से एनीथिंग ऑब्वियसली इट इज वन स्टेप, ठीक है ना। तो ऐसा है। बाकी आप देख के बाकी सब बता सकते हैं आप। सो अगर इसको मैं देख के लिखूं कि जैसे फर्दर, सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम स्टेट 1 to 1, तो ये हाफ है। स्टेप 1 से 2 0 है, 1 से 3 में जाने का 1/2, फिर जैसे 2 से 1 में आना है तो 1/3, 2 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 से 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, प्रोबेबिलिटी 3 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और 3 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 1/8 और 3 से 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी 5/8। सो दीज आर वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज। और ये जो इंडेक्स है ये स्टेट है, स्टेट 1 टू स्टेट 1, स्टेट 1 to 1, 1 to 2, 1 to 3, 3 to 1, 3 to 2, 3 to 3, यहाँ पे 2 to 1, 2 to 2, 2 to 3, इस तरह से। तो ये तो हो गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। एक होता है ट्रांजिशन डायग्राम, है ना जी। सो इसी में अगर लिखे हैं ट्रांजिशन डायग्राम, सो क्या होगा, बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जो टीपीएम है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो वही चीज़ें हैं, जैसे इन जनरल आप ऐसा लिख सकते हैं अगर डेफिनेशन लिखना हो तो, मान लीजिए कि अगर स्टेट्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन m, तो बस आपको ये लिखना है कि 1 से 2 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कि 1 से 1 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 से 2 में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से 3, ये लिखना है। अगर नहीं प्रोबेबिलिटी है तो नहीं जाएगी, इस तरह से। तो ये इस तरह का ये जो डायग्राम होगा इस तरह से जो बनेगा वो हमारा, है ना। हो सकता है यहाँ से यहाँ जा रहा हो, नहीं जा रहा हो, डिपेंड करता है। तो ये है, जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम बनाएं इसका, कि मान लो हम इसका ग्राफ बनाते हैं या ट्रांजिशन डायग्राम बनाते हैं तो क्या होगी। तो इफ़ यू मेक ट्रांजिशन डायग्राम, तो इसमें कितने स्टेट है, देयर आर 3 स्टेट, 1 2 3 मैंने ले रखा है, स्टेट 3 है। तो स्टेट 1 स्टेट 2 ऐसा कर सकते हैं, या एक लाइन में भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं या लाइन में भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है ना। तो स्टेट 1 से स्टेट 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी, हम लोग यहाँ रो से कॉलम में देख रहे हैं, 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो 1 से 1, तो मतलब ये लूप बोलेंगे इसको ना, 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। फिर 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब 1 से 2 में नहीं जाएगी, है ना। सो 1 से आप 2 में नहीं जा सकते बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0 है। 1 से 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो आपका 1 से जो 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है, ठीक। फिर ऐसे ही 2 से 1 में 1/3, तो 2 से हर जगह आप जाएंगे। सो यू कैन गो 2 to 1 इस तरह से। सो ये 1/3, 2 से 2 में जाने की भी, तो एक मिनट, यहाँ 2 से 2 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 2 से 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 होगी, 2 से 1, 2 से 2, 2 से 3,
ठीक। फिर ऐसे ही 3 से 1 1/4, तो 3 से 1 ये होगा, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/4 एंड 3 से 2 जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/8, तो 3 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/8 ये है, और 3 से 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 5/8, ये 5/8 ये हो गया। या इसको आप लाइन पे बनाना चाहते तो लाइन पे ही बना सकते थे, 1 2 3, इसी डायग्राम को आप लाइन पे ही बना सकते थे, तो आप ऐसे बनाओ या एक लाइन पे लिख सकते हो कि 1 से 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी जैसे 1/2 थी, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं थी, तो 1 से 2 नहीं गया, 2 से 1 है ना, तो ये तो सेम ही रहेगा, 2 से 1 1/3, सो 1 से 1 और 1 से 3 जा रहा है, सो 1 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/2 था आपका। फिर 2 से 2 दिस प्रोबेबिलिटी इज 1/3, 2 to 1 फिर 2 to 3, तो 2 to 3 जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो गई। फिर 3 से 1 जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 3 to 1 है ना, सो ये जाने की जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास 1/4, सो दैट इज 1/4। 3 to 2 जाने की प्रोबेबिलिटी जो थी 1/8 एंड 3 से 3, तो यहाँ पे लूप रहेगा, दिस इज 5/8, तो ये दोनों सेम ही डायग्राम है, बस हमने अलग अलग, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ऐसे लिखा है, वहाँ पे 1 2 3 वैसे ट्रायंगल उसमें लिखा है, तो दोनों सेम ही डायग्राम है, बस लिखने का अलग तरीका ना, ये स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3, वहाँ पे है 1 2 3, तो वहाँ ट्रायंगल टाइप से लिखा है, यहाँ लिख, बात बराबर ही है, चेक कर लीजिए एक बार, कुछ डाउट है तो पूछिए। अच्छा 3 से 3 में मैंने सही लिखा ना, 3 से 3 5/8, 2 से 2 1/3 था, 1 से 1 1/2 था, ठीक है। तो 2 सेट है ना, ये जैसे हम इसको चाहे तो इधर लिख सकते हैं, तो ये 1 से 1 है तो ऐसा कर लो, ऐसा था, तो ये है ट्रांजिशन डायग्राम, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ प्रोबेबिलिटी पूछता हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं जो एग्जाम में भी आए हैं, इस तरह क्वेश्चंस कि जैसे आपसे पूछा जाएगा जैसे एक क्वेश्चन है, जनरली जो एग्जाम में भी आए भी एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे, पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही ट्राई कर लो, फिर एग्जाम का ट्राई करेंगे, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आपको मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि so let xn n more than equal to 0 be a Markov chain with transition probability matrix p लिख देते हैं है ना, कैपिटल p है, तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कैपिटल P एज, अच्छा स्टेट क्या होगा, विथ स्टेट स्पेस, मान लीजिए अभी के लिए 1 2 3 लेता हूँ सेम, एंड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स P एज, तो ये आपको दे रखा है 3/4 1/4 0 1/4 1/2 1/4 0 3/4 1/4 ये है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सो पहली चीज सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, ये देख लीजिए, तो सम 1 हो रहा है ना हर रो का, ओके। नाउ दे आर आस्किंग यू टू फाइंड, सो पहला पार्ट जो है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x2 is 2 x1 is 1 गिवन, नहीं यहाँ पे, सो जो होगा x3 is 2
x2 is 1 given x1 is 2। साथ में आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया है ऑल्सो, ये बता रहा है आपको कि जैसे पाई है ना, ये पाई लिख देता हूँ क्या है, तो यहाँ पे अभी के लिए 1/3 1/3 1/3, ये पाई नॉट लिख देता हूँ ना। दिस इज इनिशियल प्रोबेबिलिटी, इनिशियल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इन स्टेट 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ये आपको दे रखा है। मतलब इनिशियली स्टेट 1 में है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, 2 में है 1/3, 3 में है 1/3, ऐसा है। तो आप इसका प्रोबेबिलिटी बताइए क्या आएगा। जैसे पहला पार्ट है, मैं अलग अलग पार्ट लिख देता हूँ। बी पार्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा मुझे लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, एक मिनट। हम तो एन तो जीरो से स्टार्ट कर रहे थे ना, तो एन वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया ना, थोड़ा सा मैं इसको आसान करता हूँ, रुको। तो इसमें क्या करते हैं, मान लो अभी के लिए इसको मैं 0 1 2 कर देता हूँ। वैसे कर सकते हो, जो लोग कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कर देता हूँ, 0 1 2 कर देता हूँ। और इसको ठीक है, चाहो तो अभी 0 से 2 कर देता हूँ, थोड़ी इनिशियल कैलकुलेशन आसान रहेगी। 0 से 2 कर देते हैं, और यहाँ पे तो जैसे क्या है, x0 x1 x2 x3, ये जैसे निकालना है। अब ये ठीक है, फाइनल है, तीनों पार्ट हम ट्राई करते हैं एक बार, देखो तो ये क्वेश्चन ठीक है। चलो 5 पार्ट लिख दिया।
तो अभी ये ठीक है, अब चेंज नहीं करूँगा। तो अब ये ट्राई करके देखिए, जिन लोगों को आता है वो थोड़ा ट्राई कीजिए, और जिन लोगों को नहीं आता वो भी ट्राई कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो अभी क्या, थोड़े से मैं जनरल आपको थ्योरम बताता हूँ, जिन लोगों को लिख लिया ठीक है। जैसे मैं थ्योरम लिखा देता हूँ। थ्योरम क्या क्वेश्चन इससे होगा, जैसे मान लीजिए मुझे पता है सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो एक्स नॉट इज इन स्टेट आई नॉट, x1 is in state i1 and so on, xn minus 1 is in state in minus 1 and xn is in state in। अभी के लिए ये प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, तो आप सब लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू बी गिवन a। आप अगर इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो आपको इजिकली दिखेगा, है ना, बिकॉज यू नो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी पे काम करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो कहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, एक से मतलब मोस्ट से जो मैक्सिमम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू in गिवन xn माइनस 1। इसकी प्रोबेबिलिटी भी आप जानते होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ c गिवन a एंड b बोथ, या a इंटरसेक्शन b कह सकते हैं आप, ये होता है। इसको फर्दर भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। इसी में अगर मैं ऐसा लिख देता जनरलाइज करके, a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 एंड सो ऑन इंटरसेक्शन, देखो तो प्रोबेबिलिटी जो हमने अभी तक पढ़ा वो कैसे यहाँ यूज़ हो रहा है आपको ये देखना है ना। सो सिंपली इट इज़ व्हाट, कि यहाँ आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 गिवन a1, आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन, वह चलता रहेगा। सो इसको मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, नहीं तो अभी के लिए जब तक ये फार्मूला देख लो, क्योंकि इसी को यूज़ करूँगा आगे मैं, इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में हम लोग यही यूज़ करेंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू, सो 1 2 3 जनरलाइज रहिए। सो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a3 गिवन a1 इंटरसेक्शन a2 एंड सो ऑन, लास्ट में जब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ an तो गिवन ऑल, तो मतलब यहाँ रहेगा a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन an माइनस 1, ये है। सो ये यूज़ करेंगे हम लोग, देखिए। तो अभी के लिए मैं थ्योरम लिखा देता हूँ जिससे आपको इजी रहेगा। तो हम लोग क्या लिख रहे थे, तो द थ्योरम इज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, चलो लार्जेस्ट से स्टार्ट करते हैं, in xn माइनस 1। तो इसमें क्या होता है कि दिस डिपेंड्स ऑन द इनिशियल वन, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा,
एक्स एन माइनस वन आई एन माइनस वन चलता रहेगा जी. यस सर. x1 इज i1 एंड x0 इज i0. तो कैसे ब्रेक करना चाहोगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू in गिवन ओ रहेगा इन द मार्कअप नहीं, हमें वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? क्योंकि हमें क्या गिवन है? इनिशियल प्रोबेबिलिटी गिवन है ना हमें. तो अगर इसको Yes, मैं sir, फिर से लिखूं यहाँ से, देखो, तो दिस इज i0 कॉमा इज इंटरसेक्शन एक्चुअली. ठीक है, x1 इज i1, x2 इज i2, xn इज in. ठीक, अभी के लिए आप ये समझिए, ये a0 है. सो दिस इज समथिंग लाइक probability of set a0 intersection a1 intersection a2 and so on intersection an. So what can you write this? आप लिख सकते हैं probability of a0 and probability of, यहाँ पे फॉर्मूला a1 given a0, probability of a2 given a0 intersection a1, and it will keep going until an given a0 intersection up to an minus 1 तक, है ना. सो यहाँ पे आएगा a0 intersection a1 and so on an minus 1 तक. ये है, ये है मेरे पास. अब समझिए, अब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ. a0 मेरा ये था, तो यहाँ रखिए ज़रा. प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 इज i0 एंड ये आएगा प्रोबेबिलिटी a1. सो x1 इज इक्वल टू i1 गिवन x0 इज i0 इनटू प्रोबेबिलिटी x2 इज i2 गिवन, क्या हो गया यहाँ पे, x0 इज a0, x1 इज a1. बट यहाँ आप यूज़ करेंगे मार्कोव चेन का डेफिनेशन. क्या कहता है कि जो फ्यूचर स्टेट है विल डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट. तो 2 अगर फ्यूचर है तो 1 प्रेजेंट है. ठीक है, तो x0 से उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होते हैं. तो फ्यूचर स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट है, उससे होगा जी. तो क्या लिखेंगे आप, जो डेफिनेशन था कि x2, तो ये सिर्फ x1 वाला ही आएगा. हालांकि आएगा ये भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये गायब हो जाएगा. बाय डेफिनेशन दिस विल, ये गायब. डेफिनेशन कहता है कि दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू दिस वन. तो इतना ही रहेगा, है ना. फिर ऐसे ही नेक्स्ट होगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा. जो लास्ट है, जो आपका xn इज इक्वल टू in है, भले यहाँ पे x0 इज i0, x1 इज i1, x2 इज i2 एंड सो ऑन xn माइनस 1. बट फ्यूचर स्टेट विल ओनली डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट, नॉट द पास्ट वन. तो जस्ट वो रिड्यूस होकर यहाँ एक ही टर्म आएगा, xn माइनस 1 इज in माइनस 1. तो ये सिंपल है कि आप इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं. तो बेटर उसको रिवर्स करके. सो मेनली आपको क्या ध्यान रखना है कि दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी रिटन एज दिस इन मार्कोव चेन. ये लिखे जा सकते हैं जी. देखो, सो इसको आप ये लिख सकते हैं सीधा सीधा. और ये आपको गिवन है, ये भी आपको टीपीएम से आ जाएगा, ये भी टीपीएम से आ जाएगा. ये क्या है, i0 स्टेट में होने की इनिशियली क्या प्रोबेबिलिटी है, i0 स्टेट से i1 स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 स्टेप में. i1 स्टेट से i2 स्टेट में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 स्टेप में. तो वो टीपीएम में सारी वैल्यू आ जाएगी. तो इसी बेसिक पे अगर मैं ओपन करूँ इसको, तो अभी हम लोग यही मान लो डी पार्ट से स्टार्ट करते हैं या ई पार्ट से, बात बराबर है. ई तो ईजी है ना, ई तो कुछ करना ही नहीं है. ये कह रहा है इनिशियली 2 पे है, एक स्टेप बाद 1 पे पहुंच गया, तो 2 से 1 पे जाना है. तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 ये स्टेट है, 1 2 3. सो बाकी सब लोगों ने सॉल्व तो कर ही लिए होंगे. देखो, सो इनिशियली इट वाज ऑन स्टेट 2, अब स्टेट 1 में जाना है. 2 से 1 में एक स्टेप में, तो 2 से 1 में जाना है, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी. यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये जस्ट 1/4 होगा जी. देख लीजिए. अब यहाँ पे आओ. अब यहाँ आपको कंडीशनल नहीं दिया है ना, ये था. अब यहाँ ज्वाइंट है, तो अगेन यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये कुछ है ई इंटरसेक्शन एफ जैसा.
तो ई इंटरसेक्शन एफ को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई, तो वैसा लिख देते हैं। तो अगर वैसा लिखेंगे डी पार्ट को, हम डी पार्ट को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम इसको ई मानेंगे इसको एफ मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मुझे 1 पता by है। 12 तो यहाँ से आएगा एक्स नॉट बींग 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बींग 1 व्हेन x नॉट इज 2, यही है जी, देख लीजिए। तो ये ई इंटरसेक्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनिशियली कहाँ पे है, उसके बाद ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू एफ गिवन ई। अब ये इनिशियल प्रोबेबिलिटी मुझे दे रखा था 1/3, इनिशियल प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 दे रखा है, और 2 से 1 में आना है, स्टेट 2 से स्टेट 1 में आना है 1 स्टेप में। तो 2 से 1 में, तो यहाँ देख लो आप, ठीक है, देखो। सो स्टेट 2 से स्टेट 1 में आना है, स्टेट 2 से 1 में आना है, यहाँ भी सेम ही यूज़ हो रहा है क्योंकि ऐसे तो सेम ही तो था इसीलिए। तो ये तो नीचे वाला प्रोबेबिलिटी आ गया ना, 2 से 1 में आना है 1/4, तो इंटू 1/4, तो ये आ गया 1/12 जी। तो ये डी ई हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी सिमिलर ही है, अगर इसको आप लिखेंगे तो यू स्टार्ट विथ इनिशियल 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नॉट बीइंग 2 ई, या A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4, या A0 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A0 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन A0, अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज टू गिवन। अब गिवन में ये दोनों आएगा, लेकिन जो x2 है इज टू, तो यहाँ पे जो सेकेंड है ना टाइम है, जो दैट विल डिपेंड ऑन, जो है हमारे पास क्या है, फ्यूचर विल डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट नॉट ऑन पास्ट, तो उसको आप हटा सकते हो डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन से आप ये दोनों लिखने के बजाय इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत है सिर्फ यहाँ पे। तो फ्यूचर विल डिपेंड ओनली ऑन प्रेजेंट, तो x1 क्या था उतनी ही ज़रूरत है, इनटू प्रोबेबिलिटी x3 1 गिवन। अब गिवन में ये तीनों आएगा, लेकिन हमें तीनों की ज़रूरत नहीं है। मार्कोव चेन कहता है कि x3 विल ओनली डिपेंड ऑन x2 नॉट ऑन x1। तो यहाँ से आ जाएगा सिंपली आपके पास x2 बीइंग 2, और ये सब टीपीएम में आपको ऑलरेडी पता है, देख लीजिए। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी इज 1/3 एंड इनिशियली 2 पे है, 2 से 1 पे आना है एक स्टेप में, 2 से 1 पे आना है एक स्टेप में 1/4, फिर 1 से 2 में आना है एक स्टेप में, x1 इज 1 है ना, तो 1 स्टेट से 2 स्टेट में, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आना है 1 स्टेप में, तो 1 से 2, 1 से 2 ये भी 1/4 है, एंड स्टेट 2 से 1 में आना है फिर से 1 स्टेप में। तो मैंने 3 यूज़ ही नहीं किया, अच्छा तो ठीक है ना। तो अभी के लिए 2 से 1 में आना है, ये 1/4 ही है, ठीक है जी, देख लीजिए। कितना 192, चेक कर लो। ओके 1/1/2। फिर ऐसे ही ये तो अब यहाँ क्या है, 0 से 2 में जाना, देखो ध्यान से, एट टाइम स्टेप 0 इट वाज एट 2, क्या होगा जी बताइए आगे आप लोग, ये आएगा कुछ, इनिशियली इन टाइम 0 इट वाज, तो ये एक्चुअली 0, ये एक्चुअली 2 स्टेप में, इसको हम क्या लिखेंगे कि स्टेट 2 से स्टेट 2 में ही जा रहा है 2 स्टेप में एक्चुअली, है ना। तो इट विल डिपेंड ऑन फर्स्ट, बट पता नहीं मुझे फर्स्ट क्या है, तो मुझे लाना पड़ेगा। तो इसके दो अप्रोच हैं, है ना। एक तो है कि आप पी स्क्वायर निकालोगे, जैसे हम अभी पी लिख रहे थे ना, तो हमें ये 2 से 2 में जाना है विथ इन 2 स्टेप। तो होता क्या है, टीपीएम क्या करता है, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, जैसे अभी आपने देखा सर 2 से 1, 1 से 2 हाँ, एक होगा, वैसे आप सोच सकते हैं, प्लस 2 से 3, 3 से 2 सेकेंड।
तो एक तो तरीका वो है जो आप बता रहे हो, है ना, तो इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूँ। देखो, तो इनिशियली ऐसा है, मैं इसको अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करता हूँ। बाकी आप लोग जानते हैं, जो लोग एक्सपर्ट हैं उनको पता है कि पी स्क्वायर करके आप सिंपली आप देख लेंगे सेकेंड रो के सेकेंड कॉलम में क्या है, वो आंसर हो जाएगा, है ना। तो एक ऑप्शन ये है कि आप सीधा सीधा पी स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लो। तो पी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये भी 3x3 आएगी, तो यहाँ पे जो आएगा, है ना, जैसे पी स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे 2, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1/2 आएगा। ओके, तो यहाँ से जैसे 1 से 1 जाना है 2 स्टेप में, 1 से 2 जाना है 2 स्टेप में, 1 से 3 जाना है 2 स्टेप में, 2 से 1 आना है 2 स्टेप में, 2 से 2, 2 से 3 2 स्टेप में, फिर 3 से 1 2 स्टेप में, और 3 से 2 2 स्टेप में, 3 से 3 2 स्टेप में। यही है जी। तो जनरल थ्योरी ये है एक तो कि जैसे हम थ्योरम लिख रहे हैं तो इससे आ जाएगा, नहीं तो कि मान लीजिए P आपके पास है Pij, अभी मैं M क्रॉस N लिख रहा हूँ, मान लो 1 से M तक M ही लिख रहा हूँ जो नोटेशन लिया है। तो इसका एक्चुअल मतलब ये होता है कि I स्टेट से J स्टेट में जा रहा है 1 स्टेप में, है ना। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स एक्चुअली 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। सो जब आप P स्क्वायर करते हैं ना तो क्या हो जाता है, यही बनता है Pij इन 2 स्टेप एंड सो ऑन। अगर P की पावर आप K कर देते हैं, मान लीजिए K कोई इंटीजर है नेचुरल नंबर, तो यहाँ से आ जाएगा Pij इन K स्टेप। सही है जी, देख लीजिए। तो एक रास्ता आपके पास ये है कि एक रास्ता आपके पास यहाँ पे है कि आप पी स्क्वायर निकालिए और ये एंट्री देखिए कौन सी है, तो ये आंसर हो जाएगी। जैसे वो बता रहे हैं कि 1/2 आएगी, तो एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाए, जैसे प्रोबेबिलिटी से मैं कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी से ही सॉल्व करूँ। तो अभी मैं अगर इसको प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करूँ, सो इनिशियली 2 पे, तो जैसे हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी इनिशियली इट इज अ स्टेट 2, आफ्टर इन 2 स्टेप इट इज इन स्टेट 2, है ना। तो बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, x2 इज 2, x0 इज 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी x0 इज 2। यही है E given f, E given f is this E intersection f upon f। नाउ ये तो मुझे पता है कि इनिशियली किसी भी स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 क्वेश्चन दे रखा है, तो ये 1/3, तो ये 3 तो बाहर आ गया। अब ये 1/3 है, 3 आ गया, उसको खोलते हैं तो होगा क्या, कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो ऑप्शन ये है, आप लोग थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी जानते हैं, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैन बी रिटन एज समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए वेयर आई फ्रॉम 1 to n, जहाँ पे आई क्या है, आई इज द ई आई इज द पार्टीशन ऑफ द सैम्पल स्पेस। मतलब जो ये होता है, इसी को फर्दर आप, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड, हाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, एक्सक्लूसिव हो इंडिपेंडेंट। और एक एग्जॉस्टिव होगा, उसका यूनियन सैम्पल स्पेस आएगा, है ना। तो यहाँ से ए गिवन ई आई ये है मेरे पास, तो आई फ्रॉम 1 to n, यही करते हैं ना आप लोग टोटल प्रोबेबिलिटी में। सो अगर मैं इनिशियली या तो ऐसा लिखूं न्यूमरेटर को, मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, आप अपना दिमाग लगाओगे अपने तरीके से आप कर सकते हो। सो ये मैं ऐसा कर सकता हूं कि जैसे टाइम 2 पे 2 में है, टाइम 0 पे 2 में है, अब टाइम 1 पे कहाँ है ये नहीं पता, तभी मैं मान लेता हूँ k पे है। अब ये k के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सारी पॉसिबिलिटी लिखनी है। तो k क्या क्या हो सकता है, ये तो स्टेट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो नहीं कुछ भी हो सकता है। सो k 1 2 3 कुछ भी हो सकता है ना। दिस और ये अपॉन तो लिख ही चुके हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3 टाइम, अब इसको खोल लो, तो यहाँ पे ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, या तो अलग अलग करके खोल लो या एक साथ कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, समेशन k फ्रॉम 1 to 3, हम वहाँ से ओपन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 बीइंग 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 बीइंग k, x0 बीइंग 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग 2 व्हेन x1 बीइंग k, यही आएगा। a0 इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a0 a1 इंटरसेक्शन a0 a2 इंटरसेक्शन a1, a0 क्यों नहीं आया, क्योंकि a2 विल नॉट डिपेंड ऑन a1 a0, तो ये आ जाएगा, क्योंकि क्या आंसर आएगा, पुट कीजिए
3 टाइम, ये तो नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, ये भी नंबर है, ये बाहर आ जाएगा, है ना, मतलब ये नहीं आता, ये तो में के है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो ये 1/3, ये 3, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो 1/3 है ना, और ये 3 है, कैंसिल हो गया। तो मैं डायरेक्टली समेसन खोल देता हूँ, ठीक है ना। सो 3 और 1/3 बाहर हो गया, तो इसको हमने बाहर कर दिया। अब ये लिखते हैं, तो के को अगर 1 रखेंगे तो 2 से 1 में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक स्टेप में, और के से मतलब के को भी 1 रखते हैं हम लोग, तो 2 से 1 और 1 से 2 ये लिखना है ना। अगर के को 1 रखूंगा पहले, तो 2 से 1 और 1 से 2, चेक करो क्या था, 2 से 1 और 1 से 2, तो 2 से 1 1/4, 1 से 2 भी 1/4 ही है, तो ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक बार ओपन करेंगे तो 1/4 इंटू 1/4 प्लस, जब आप के को 2 रखेंगे तो 2 से 2 एंड 2 से 2 वैसा रहेगा, तो 2 से 2 कितना था 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये रहेगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस, अब के को जब 3 रखेंगे तो 3 से 2 और 2 से 3, तो 3 से 2 एंड 2 से 3, 3 से 2 3/4 और 2 से 3 1/4, 3/4 इंटू 1/4, सो 3/4 इंटू 1/4। इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या 1/2 आ रहा है, तो ये और ये तो कट गया जैसा वो कह रहे थे। सो 3/16 1/16 4/16 1/4 प्लस 1/4 1/2 आ गया। सो एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या था कि आप पी स्क्वायर मैट्रिक्स निकालिए और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट देख लीजिए, तो वो भी एक ऑप्शन था। किसी को डाउट है तो पूछिए। तो सब प्रैक्टिस, जिन लोगों को मुश्किल लग रहा होगा उनको प्रैक्टिस करने होंगे खुद क्वेश्चंस, तो हो जाएगा। तो मैं ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं, तो मैं एक दो और क्वेश्चन लिखता हूँ, या तो आप ऐसा ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ जो एग्जाम में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रह गया। अच्छा 1 रह गया, ओह एक मिनट, तो क्या था, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन समझ आ रहा है आपको, पी स्क्वायर निकालिए, ये भी 1/2 आएगा जैसे उन्होंने बताया। पहला पार्ट क्या था कि अब पहला पार्ट है, हाँ x0 इज 2 x1 एंड x2 गिवन है 1 2, ठीक है, निकालिए जी, वैसे ही हो जाएगा जैसे अभी मैंने किया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के, है ना, कंडीशनल जैसे मैंने अभी लगाया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो वैसे ही हो जाएगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, ए पार्ट को 2 1 2, है ना, तो अभी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, हमने कर तो लिए होंगे, अब इसको 3, क्योंकि 3 मैंने कहीं यूज़ नहीं किया है तो 3 कर दिया अभी के लिए, मान लो 2 1 3। तो ये जो क्वेश्चन है ए पार्ट, तो इनिशियली इट वाज एट 2, x1 इज 1 एंड x2 इज 3 कर दिया, और 2 के लिए भी करोगे सेम ही चीज़ है। तो यहाँ आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा लीजिए, x2 बीइंग 3, x1 बीइंग 1, x0 बीइंग 2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x0 बीइंग 2। अब आप अभी न्यूमरेटर में फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ कीजिए और बताइए। सो 1/16 आता है। अच्छा 1/16 16, ओके, तो क्या होगा इनिशियली अगर आप लिखेंगे, अच्छा वो तो वैसे भी कैंसिल हो जाना है उसको, नहीं तो Yes, sir. हाँ, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखेंगे वहाँ भी x0 इज़ 2, फिर x1 इज़ 1 गिवन x0 इज़ 2, फिर x2 इज़ 3 गिवन x1 इज़ 1, ऐसा ही, और अपॉन में, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ से आपके पास 1 से 3 में आना एक स्टेप में, 2 से 1 में आना एक स्टेप में, तो 1 से 3 और 2 से 1। सो 1 से 3 में आना है, 0 प्रोबेबिलिटी है, 0 आ गया तो, है ना, और 3 से 2 में 3/4। तो ये क्वेश्चन पहले 2 था, इसीलिए उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आया होगा, तो इसमें तो 0 हो गया। क्यों 0 हो गया? क्योंकि ये 1 से 3 में आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 3 में आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 से 3 में आने, मैंने 3 कर दिया, 2 करेंगे सेम हो जाएगा। अगर आप 2 करते तो यहाँ पर 2 आता, तो 1 से 2 फिर 2 से 1,
तो 1/16 आ जाता जो आपने बताया, ठीक है। 1 से 2 और 2 से 1, हाँ, तो उस केस में 1/16 आता, ठीक है ना। ये था, अगर आप ये लिखते जैसे मैं कह रहा हूँ तो ये हो जाएगा 0। अगर आप वो क्वेश्चन लिखते जो एक्चुअल था कि प्रोबेबिलिटी x2 is 2 कॉमा x1 is 1 गिवन x0 is 2, सिमिलर प्रोसीजर सॉल्व करेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो सो अभी ये गेट के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही देखते हैं। तो गेट 2019 का है, क्या कह रहा है कि xn n मोर देन इक्वल 0 बी द डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस वन टू थ्री विथ वन स्टेप प्रोबेबिलिटी दिस, इनिशियल प्रोबेबिलिटी भी दे रखा है। तो ये वही क्वेश्चन जो मैंने लिखा था अभी, सिमिलर क्वेश्चन है ना, आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं इजीली। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं जैसे मैंने लिखा है, बस नंबर्स बदल गए हैं, अप्रोच सेम होगा। एक बार आप लोग ट्राई करके बताइए जरा क्या आएगा। सिमिलर क्वेश्चन ही है, इनिशियल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 0.5 0.2 0.3 दे रखा है और आपसे वो पूछ रहा है। सब लोग ट्राई कीजिए, देखिए आप कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ध्यान से सॉल्व कीजिए। जीरो पॉइंट जीरो वन एट वन। अच्छा तो पॉइंट 0188। चलिए तो आप लोग आ रहा है 0.0188। बाकी लोग देखिए कि आपका भी यही आंसर है।
सॉरी 6 होगा, कितना? 186। अच्छा 186, हाँ लास्ट में 8 नहीं होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत नहीं। कितने प्लेस से बोला है? राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको आगे जाना भी नहीं, 018 तक ही जाना है, एग्जाम में 018 ही लिखना है। ये चीज़ है। कहीं कहीं बहुत स्ट्रिक्ट दे देता है, देखते हैं। हाँ, राउंड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो आपको यहाँ 018 लिखना पड़ेगा, 3 डेसिमल प्लेस ही लिखना पड़ेगा। 019 नहीं होगा? नहीं, वो रेंज सफिशिएंट दे रखा होगा वहाँ पे। आप रेंज आंसर की में अगर देखेंगे, अभी हम देखता हूँ, तो रेंज जनरली ऐसा होगा 0.10 से लेके 0.20 तक, 010 से ये रेंज होगा। तो 19 लिख दोगे तब भी सही है, 16 लिख दोगे तब भी सही है, या बहुत रेस्ट्रिक्ट करेगा तो यहाँ 15 से ऐसा कर देगा, 15 से 20 सफिशिएंट रेंज देता है वो, ठीक है ना। तो 19 कर देंगे तब भी सही रहेगा। एक क्वेश्चन कहीं देखे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट दे दिया था वो। हाँ तो जनरली, जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ जनरली ऐसा होता है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। बाकी लोग देखिए 2 लोगों का आंसर तो आया है, 2 पर्सन गॉट द सेम आंसर। तो आप समझिए यहाँ पे टाइम 1 पे, टाइम 2 पे, टाइम 3 पे, लेकिन यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है ना एन, तो टाइम 0 पे कहाँ है वो पता नहीं है आपको, है ना। सो यहाँ पे क्या है कि इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, समेसन x0 इज k, कॉमा x1 is 2, x2 is 3, x3 is 1, because you don't know initially it is where, so k can take value 1 2 3। अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होगा। अब फिर से आप वो प्रोसेस लगाइए, तो समेसन के फ्रॉम 1 टू, ये जो यूज हो रहा है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है। आपको फिर से बता देता हूँ कि वो जो इनिशियली था दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और हम करते हैं समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, जो भी आई की वैल्यू 1 से n तक है वो लिखते हैं। तो यहाँ भी मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी लगाया है, अभी आप देखेंगे दैट इज द टोटल प्रोबेबिलिटी फार्मूला, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये है, तो यही मैंने अभी यूज़ किया, इंटरसेक्शन लगा दिया, ई आई की जगह x0 इज k, या ई के कह दीजिए, इस तरह से। तो ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? सो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी x0 बीइंग k, probability of x1 being 2 when x0 being k, and probability of x0 x1 x2, so x2 at state 3, मतलब टाइम 2 पे स्टेट 3 में है, गिवन टाइम 1 पे स्टेट 2 में था, देन टाइम 3 पे स्टेट 1 में है, गिवन टाइम 2 पे स्टेट 3 में था, है ना। चेक कर लीजिए जी। तो यहाँ यूज हो रहा है मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, वही a0 इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 वाला, तो ये चल रहा है। अब आपको यहाँ पे ये तो समेसन, यहाँ पे k इन्वॉल्व है, तो इसमें समेसन काम करेगा। यहाँ k कहीं नहीं है, तो उसकी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं चाहे तो। तो इसकी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। 2 से 3 आना है एक स्टेप में, 3 से 1 में आना है एक स्टेप में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बाहर लिख देता हूँ, क्योंकि वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि समेसन तो इस पे लगा हुआ है, तो वहाँ k तो है ही नहीं। तो 2 से 3 में आना है, 2 से 3 में 1 स्टेप में, तो 0.3 इंटू 3 से 1 आना है एक स्टेप में, 3 से 1 0.2। अब लगेगा समेसन। तो ये तो मैंने लास्ट के जो 2 टर्म हैं इसकी वैल्यू लिख दिया हमने, लास्ट के 2 टर्म की वैल्यू बाहर लिख दिया, क्योंकि k नहीं है इसमें। अब इस पर समेसन लगेगा, तो जब k को 1 रखेंगे तो 1 से 2 आना है एक स्टेप में, तो 1 से 2 जाना है एक स्टेप में 0.3, और 1 पे होना है इनिशियली 0.5 प्लस, अब k को 2 रखते हैं, तो 2 से 2 में आना है एक स्टेप में 0.2, एंड देन इनिशियली 2 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.2। k को 3 रखते हैं, तो इनिशियली 3 पे होने की प्रोबेबिलिटी वैसे भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे 3 से 2 में आना है, 3 से 2 में आने की 0.4, मैं ये बाद वाला पहले लिख रहा हूँ यहाँ नंबर, ठीक है। और इनिशियली 3 पे होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो 0.3 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0.15 0.04, तो यहाँ से आएगा, ये हो गया 3 दूनी 6, 0.06
इंटू ये हो गया 0.15, 0.04, 0.12, यही है जी। तो यहाँ कैलकुलेशन केयरफुल्ली करना, वरना गलती हो सकती है। तो ये क्या 0.31 0.31 और इंटू 0.06, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो जो लोग कह रहे थे 681 है ना, और 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है, 2 डेसिमल प्लेस यहाँ है, तो 4 डेसिमल प्लेस पे डेसिमल 1 2 3 4 है ना, डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेस रहेगा, तो ये रहा। दिस इज द आंसर। अब जिनको डाउट्स है बताइए, पूछिए, कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको तो ये है जो एग्जाम में पूछता है। अभी हमने बेसिक डिस्कस किया, तो एग्जाम में देखिए इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी वजन टीपीएम डिस्कस किया है। अभी ये ट्रांजिएंट रिकरेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी भी नेक्स्ट क्लास में आएगा। ये फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। डिस्क्रीट है पीरियड, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये उसका है एंटी पॉइजन प्रोसेस, ये आप निकाल सकते हैं। एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है ना, हाँ। सो दिस यू कैन कैलकुलेट, इसमें कुछ खास नहीं है। तो क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 पूछ रहा है आपसे। इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखा है और स्टेट स्पेस आपको पता है 0 1 है। ध्यान दीजिए यहाँ स्टेट स्पेस 0 1 है, तो मतलब जो xn है उसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। xn इज 0 और 1 फॉर ऑल n इज इक्वल टू 0 1 2, जो भी होगी ये रहेगी, 0 या 1 रहेगी। तो इनिशियली 0 पे होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। इनिशियली स्टेट 1 में होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 होगी, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटी है, 0 या 1। बर्नौली केस हो गया, समझ लीजिए। तो बर्नौली है, क्योंकि x0 हर रैंडम वेरिएबल का xn का सपोर्ट है। आप ये बोल सकते हैं कि जो xn है वो बर्नौली है, बर्नौली p, इस तरह से, ठीक है। तो आपको वैसे ही निकालना पड़ेगा x2 का। तो आपको पहले निकालना पड़ेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग 0, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग 1। एक निकाल लेंगे, दूसरा खुद ही कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, है ना। एक ही निकालना है कोई, तो आपको ये निकालना, ये निकालेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, मीन तो आ ही जाएगा, क्योंकि x2 का भी सपोर्ट 0 1 ही है, x2 का सपोर्ट भी 0 1 ही होगा। तो आपको 0 1 प्रोबेबिलिटी कोई एक निकालो, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। निकाल के देखिए क्या आएगा। तो ये जो हमने थ्योरी किया उसी पे क्वेश्चन है, बस एक्सपेक्टेशन पूछ लिया आपसे x2 का। ट्राई कीजिए जी। तो आप पी स्क्वायर निकाल के इजीली काम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि समेशन प्रोबेबिलिटी x2 बीइंग 0 कॉमा, या टोटल प्रोबेबिलिटी लगाना, टोटल प्रोबेबिलिटी लगा लो, x0 बीइंग k एंड k कैन टेक वैल्यू 0 1, 0 से 1, यही चीज़ है। इसको अगर आप ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन प्रोबेबिलिटी x0 बीइंग k। अच्छा, अब वो 2 स्टेप वाला आएगा, तो वहाँ पी स्क्वायर यूज़ कर लेते हैं हम लोग। पी स्क्वायर 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, पी स्क्वायर को बोलते हैं 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, 2 स्टेप का बताएगा वो। तो x0 इज k एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 बीइंग 0 गिवन x0 बीइंग k। ध्यान देना ये 0 टाइम पे और 2 टाइम पे, 2 का डिफरेंस है, ये हो जाएगा k इज 0 और 1। तो आप पहले पी स्क्वायर मैट्रिक्स जरा निकाल लीजिए। पी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आएगा, पी स्क्वायर क्यों निकालो, पी इज द 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, लिखा भी रहता है 1 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। पी स्क्वायर होगा 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। एक बार पी स्क्वायर निकालो, बताओ क्या हो जाएगा। सो 1/4 प्लस 1/6, 5/12 7/12 5/12, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ कितना, यहाँ भी 7/12। चेक कर लो बाकी लोग, ऐसा कह रहे हैं, एक बार मल्टीप्लाई करके देख लो। सेवन बाय 18 आएगा उसमें।
हाँ, अगर दे वही कैलकुलेट कर लीजिए ठीक से, कितना आएगा? 7/18 कहाँ पे? यहाँ पे 7/18, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस तो 11/18 ये हो गया। ओके, तो अभी बस मैं ना वो 1 तो आ ही जाएगा, 1 तो इजीली आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब पी स्क्वायर निकालेंगे 2 स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे, सो के को पहले 0 रख दीजिए, तो 0 से 0 में जाना है 2 स्टेप में, तो 2 स्टेप वाला मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। सो के को मैं 0 रख रहा हूँ पहले, है ना, 0 रख रहा हूँ, तो 0 से 0 जाना है 2 स्टेप में, तो 0 से 0 जाना 2 स्टेप में 5/12, क्योंकि यहाँ 0 1 0 1 है, ये समझना आपको, यहाँ 0 1 0 1 है, ये है स्टेट 0 1 यहाँ पे। तो 5/12 इंटू यहाँ एक्स नॉट को 0 रख रहे हैं, तो इनिशियली 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, प्लस फिर के को 1 रखेंगे, तो 1 से 0 आना है 2 स्टेप में, 1 से 0, सो 1 से 0 आना है 2 स्टेप में, 7/18 इंटू इनिशियली 1 पे होना है, इनिशियली 1 पे होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो ये फाइनली आप सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आ गया? 5/3 16.25 आ रहा है। नहीं, इसका आंसर हाँ, कितना आ रहा है, फिर से बताइए। इसका टोटल आंसर बता रहा है अच्छा 27 मल्टीप्लाई करके। अच्छा, टोटल बता रहे हैं, एक मिनट। करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना आपको। हाँ 16.25। 16.25, बाकी लोग देख लीजिए। तो इसको जब कर लेंगे तो 18 3 जा, इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 से काट लोगे 9 हो जाएगा, तो 9 3 जा, है ना, 27, 12 3 जा 36, तो एक कॉमन लेना पड़ेगा ना। मल्टीप्लाई करने पे आज थोड़ा आसान हो जाएगा, ऐसे थोड़ा सा। हाँ, जैसे भी देख लीजिए, तो है ना, तो कॉमन मल्टीपल क्या है? 27 और 36 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 3 3 3 है, यहाँ 3 3 4 है, 9 into 4 into 3 है ना, सो 3 3 3 4 हो जाएगा, 54, नहीं नहीं, 3 इंटू 3 इंटू 108 108, 108। ओके 108, सर 43/108 43। 43, ओके, सो 43/108, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी एट 0। अच्छा हाँ, इसकी तो 1 से स्टार्ट करना था मुझे, कोई बात नहीं। सो प्रोबेबिलिटी x2 एट 1, तो x2 एट 0 निकला 43/108, एक क्योंकि 0 1 है, कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे का, तो इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो 108, 108 में 43 घटा दो, कितना आएगा? 65/10 65/108। अब x2 का PMF पता चल गया आपको, 0 पे ये प्रोबेबिलिटी 1 पे ये, मतलब x2 इज बर्नौली 65/108, बर्नौली P यही होता है, तो इसका मीन कितना आ जाएगा? तो जो x2 का मीन होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो 0 इंटू दिस गायब, तो आ जाएगा 65/108। आपसे पूछा था 27 इंटू EX2, तो 27 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 टाइम है, तो 65/4 हो गया आपका, तो 16.25 सही बता रहे हैं ना। तो इस तरह से आ जाएगा जी, देखिए गेट में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। सो तो यहाँ पी स्क्वायर का हेल्प लिया, पी स्क्वायर का हेल्प नहीं लेते तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी होता है, यहाँ भी फिर मुझे ब्रेक करना पड़ता है, यहाँ बीच में x1 भी लाना पड़ता, फिर x1 पे फिर समेशन लगता, तो वो थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होता। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये तो उसका है अभी, छोड़ो हमें काम करने, ये जैसे है क्या बोल रहा है, ये लिमिट लगा रखा है, लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इस पर बात करेंगे अभी, है ना। तो होमोजेनियस मार्कोव चेन विथ स्टेट स्पेस 0 1 2 3 4, इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दैट 0 विल बी विजिटेड बिफोर 3 तो ये भी आसान है हालांकि, तो इसको अभी चलो कल करते, टाइम है तो अभी यहीं स्टॉप करते, टाइम तो हो गया, तो आज यहीं स्टॉप करते, कल मैं कंटिन्यू करते, आसान क्वेश्चन है सब, ट्राई करके देखिए आप। तो ये है, ये भी आसानी है, ये भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि बर्नौली है ना,
x2 के बर्नौली, तो x2 की पावर 2 के भी बर्नौली है, तो बर्नौली ही है। तो कल आगे कंटिन्यू करते हैं अभी के लिए। तो नहीं, ये भी निकाल सकते हैं आप, जो अभी मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिमिलर है, तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। Sir, in any question when the initial मतलब x0 is present, okay, then वो चेंज ब्रेक करना पड़ेगा तो x0 से ही स्टार्ट होगा। हाँ हाँ, क्योंकि इनिशियली कहाँ है, वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने सॉल्व किया, वहाँ 2x2 का मैट्रिक्स था, अब 3x3 का मैट्रिक्स, क्वेश्चन तो सेम ही है। 32 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 और वहाँ पूछा था 27 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x2, तो सेम क्वेश्चन ये ट्राई करके देखिए। सर दैट इज फॉलो बाइनोमियल। नहीं नहीं, बाइनोमियल यहाँ पे तो 0 1 2 होगा ना, तो देखना पड़ेगा क्या फॉलो करेगा। वो तो बर्नौली 0 1 होता है तो गारंटी है बर्नौली है, वैसे देखना पड़ेगा, वैसे ज़रूरी नहीं कि बाइनोमियल ही होगा। ठीक है, तो ये सब हालांकि मुश्किल नहीं है, तो कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू। बाकी डाउट क्लास वाले लोग उठ सकते हैं। तो